हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। जैसा कि आपको याद है कि कार्बन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग कार्बन और उसके अपर रूप पढ़ रहे थे। अब तक हमने कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं उनमें से हमने हीरा पढ़ लिया था। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं, जो क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। और हमने यहाँ पर जो फिक्स अरेंजमेंट वाले क्रिस्टलीय अपर रूप थे उनमें से हीरा यानी डायमंड पढ़ लिया था। अब तक का प्रकृति का ज्ञात सबसे कठोर और मजबूत पदार्थ होता है हीरा, जिसका उपयोग पत्थर और वो कांच वगैरह को काटने में, आभूषणों को डेकोरेट करने, इन बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है। साथ में हमने ये भी देख लिया था कि जो कार्बन होता है उसमें हीरा, उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध से जुड़कर एक चतुष्फलकीय त्रिआयामी संरचना बनाता है। अब हम बात करें ग्रेफाइट की, तो देखो ग्रेफाइट का डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। ग्रेफाइट कुछ इस तरह का होता है दिखने में, यानी जो ग्रेफाइट होता है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, आप देखो ये कार्बन परमाणु है 1 2 3, इधर भी ये पीछे का दिख नहीं रहा, पर इसमें हर कार्बन परमाणु ही अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। और 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होने की वजह से इसमें 2 तो एकल बंध और 1 डबल बॉन्ड पाया जाता है, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। इस तरह से एक कार्बन है 1 2 3, तीनों तरफ एक एक कार्बन होगा, लेकिन देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए एक कार्बन पे कौन सा बॉन्ड होता है? इसमें डबल बॉन्ड होता है। एक सेकेंड डस्टर, यानी जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर इस तरह की षटकोणीय परतदार यानी लेयर वाली स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम बात करें ग्रेफाइट की स्टार्टिंग की, तो देखो जो ग्रेफाइट है, ये जो शब्द है वो ग्रेफो से बना है। ग्रेफाइट शब्द किससे बना है? ग्रेफो। ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है लिखना। यानी जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफो वर्ड से बना हुआ है, और ग्रेफो का मतलब क्या होता है? लिखना। यानी आपकी पेंसिल की जो लीड होती है, जिस पेंसिल से आप नोक से लिखते हैं, वो आपकी ग्रेफाइट से ही बनी होती है। तो पेंसिल का जो नोक होती है, जो अंदर का जो ब्राउन वाला भाग, ग्रे वाला भाग, जिससे हम लोग लिखते हैं, वो वाला जो भाग है वो आपके ग्रेफाइट से ही बना होता है। और क्योंकि ये ग्रेफो वर्ड से बना है और ग्रेफो का मतलब होता है लिखना, इसीलिए लिखने वाली चीज़ों के अंदर काम आता है। साथ में आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखेंगे कि ये चिकना होने की वजह से इसके अंदर परतें पाई जाती है, और ये चिकना होने की वजह से इसका जो उपयोग होता है वो कई जगह ड्राई लुब्रिकेंट्स यानी शुष्क स्नेहकों के रूप में भी होता है। चलो ये तो बात हुई नॉर्मल कि जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। इसके अलावा बात करें तो पहले के टाइम पे लोग इसको सीसा जो होता है लेड, उसका ही एक अपर रूप मानते थे, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम था वो काला सीसा भी था। यानी पहले बात करें, पहले इसे सीसे का, सीसा होता है पीबी, लेड यानी का अपर रूप मानते थे। इस कारण इसे, देखो ये डार्क ब्लैक कलर का होता है इसलिए काला सीसा कहते थे। क्या कहा जाता था इसे? काला सीसा।
क्योंकि पहले इसे सीसा यानी जो लेड होता है उसका एक अपर रूप माना जाता था, और इसका कलर क्योंकि ब्लैक या डार्क ग्रे होता है इसीलिए इसको काला सीसा कहते हैं। अब बात करिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो ये भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, नाइजीरिया में जैसे कुछ देशों में पाया जाता है। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर, यह मुख्यतः अमेरिका, कोरिया, भारत, इसके अलावा इटली, न्यूजीलैंड, साइबेरिया, कैलिफोर्निया आदि देशों में पाया जाता है। आदि देशों में पाया जाता है। यानी जो ग्रेफाइट है ये मुख्य रूप से हमारे जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है उसमें इन कुछ देशों में पाया जाता है। अमेरिका, कोरिया, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, साइबेरिया, कैलिफोर्निया आदि देशों में पाया जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये स्पेशली उड़ीसा में पाया जाता है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, भारत में ग्रेफाइट मुख्यतः उड़ीसा में पाया जाता है। यानी इंडिया में ज्यादा खास ग्रेफाइट पाया नहीं जाता, तो ये नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, भारत के तो अंदर केवल उड़ीसा में पाया जाता है। बाकी आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये अमेरिका, कोरिया, न्यूजीलैंड, इटली, साइबेरिया, कैलिफोर्निया जैसे देशों में पाया जाता है। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रेफाइट की संरचना की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि जो ग्रेफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह की होती है। पहली बात तो ये कि जो ग्रेफाइट होता है उसकी संरचना परतदार होती है। देखिए ये बहुत सारी परतें होती है। तो सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर में आपको यही याद रखना है कि ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, परतदार, यानी इसमें बहुत सारी समांतर लेयर्स आपस में जुड़ी होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर होता है इसमें इस तरह से एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। तो आपको याद होगा कि कार्बन की वैलेंसी 3 नहीं होती बल्कि 4 होती है। तो एक जो वैलेंसी है उसको पूरी करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, मतलब कोई से भी एक कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 तो होते हैं सिंगल बॉन्ड और एक होता है डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, लेकिन उनमें से एक तो डबल बॉन्ड होता है और बाकी के 2 क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ लिख लेंगे ग्रेफाइट की संरचना में, या डायरेक्ट लिख लो इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से के
साथ दो तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यानी द्विबंध के साथ जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं। एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं। यानी जो ग्रेफाइट होता है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जिनमें से 2 कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड आता है और एक कोई सी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। यानी कितने भी कार्बन यहाँ पर हो सब में कुछ एकल, मतलब 3 में से 2 एकल होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये एक है, 1 डबल बॉन्ड से जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाला है हेक्सागोनल। तो ये 6 भुजा वाला है, इसीलिए कैसी संरचना होगी? षटकोणीय संरचना होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो 2 परतें होती है उनके बीच की दूरी 340 पिकोमीटर होती है। यानी देखो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, तो इसकी जितनी भी लेयर्स होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 340 पिकोमीटर। तो ग्रेफाइट की 2 परतों, आप 2 को ही नेम लिख सकते हैं, 2 परतों के बीच की दूरी 340 पीएम यानी पिकोमीटर होती है। ठीक है, यानी ये 2 परतें, कोई सी भी 2 परतें ले लो, कोई सी भी 2 परतों के बीच बैक टू बैक जो परतें आती है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 340 पिकोमीटर। और जो ये कार्बन, देखो ये 2 कार्बन के बीच, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये कोई से भी 2 कार्बन के बीच की दूरी होती है 141.5 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे, इसकी संरचना में 2 कार्बन के बीच बंध लंबाई, यानी 2 बंधों के बीच की दूरी की बात हो रही है, बंध लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। ठीक है, यानी इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचनाएं होती है इनमें कोई से भी 2 कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई होती है, आप कोई से भी 2 कार्बन देख लें, उनके बीच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 141.5 पिकोमीटर। यानी इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 141.5 पिकोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें एक डबल बॉन्ड है, यानी दुर्बल बंध है, और दुर्बल बंध होने की वजह से इसकी जो परतें हैं वो एक दूसरे पर फिसलती है। तो हम यहां लिख लेंगे, दुर्बल बंध के कारण इसकी परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं। यानी इसके बीच में वीक बॉन्डिंग होती है कार्बन्स की, क्योंकि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, और आपको याद ही होगा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा वीक बॉन्ड होते हैं, जबकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो परतें होती है वो एक जगह कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि चिकनी होने की वजह से एक दूसरे पर स्लिप होती है। आप यहाँ तक का नोट करें, उसके बाद हम लोग इसके उपयोग की तरफ, गुणों की तरफ चलेंगे, फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे।
चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहले गुण की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन को पता है कि एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट हम यही लिख लेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। दूसरी बात अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया कि इनके बीच दुर्बल बल पाए जाते हैं, इसी कारण इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, फिसलनदार, यानी इसकी परतें क्या होती है, एक दूसरे पर फिसलती है, चिकनी होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, दुर्बल वांडर वाल बलों के कारण इसकी परतें फिसलनदार होती है, इसकी परतें फिसलनदार होती है। यानी इसकी परतों के बीच दुर्बल वांडरवाल बल होता है, इसी कारण ये क्या होती है, फिसलनदार होती है, यानी चिकनी होती है, एक दूसरे पर फिसलती है। दूसरी बात हम ये करें कि इसकी जितनी भी परतें बनी हुई है इनके बीच की डिस्टेंस अधिक होती है, और इनके बीच की डिस्टेंस अधिक होने की वजह से इसका जो घनत्व होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसकी परतों के बीच की दूरी, परतों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण, परतों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण इसका घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को, इसका घनत्व कम होता है। यानी इसकी जो परतें होती है इनके बीच की दूरी अधिक होती है, और परतों के बीच की दूरी अधिक होने की वजह से इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके रंग की, तो यह डार्क ग्रे कह सकते हो, मतलब ग्रे या काला मटमेले रंग का, मटमेले रंग का अपारदर्शी क्यों, क्योंकि इसमें आर पार दिखाई नहीं देता, चिकना ग्रे काला रंग का, मटमेला अपारदर्शी, चिकना, ये च है चिकना, चिकना व मुलायम होता है। यानी जो ग्रेफाइट होता है ये दिखने में काले रंग का होता है, मटमेला सा, पारदर्शी होता है, चिकना होता है और मुलायम होता है। तो ये हो गए इसके गुण, आप इसको नोट कर रहे हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं डबल बॉन्ड की वजह से, तो इस कारण ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद बात करें दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण इसकी जो परतें होती है वो फिसलनदार यानी चिकनी होती है। उसके बाद इसकी परतों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण इसका घनत्व कम होता है, यानी इसकी ये जो परतें हैं इनके बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा होने की वजह से
इसका जो घनत्व, इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम बात करें, इसका जो रंग होता है वो मटमैला काले कलर का, अपारदर्शी, चिकना, और ये क्या होता है, मुलायम होता है। एक और चीज जो कि इसकी स्ट्रक्चर में छूट गई थी वो यहां लिख लो, इसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। हीरे की संरचना में sp3 होता है, यहां पर sp2 संकरित होता है। ये स्ट्रक्चर में रह गया था, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप यहां भी लिख सकते हैं कि इसका जो प्रत्येक कार्बन होता है उसका जो संकरण होता है वो sp2 होता है। चलिए लिखिए इसको। चलिए हम ग्रेफाइट के उपयोगों की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो वही मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये ग्रेफो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है लिखना, यानी आपकी पेंसिल की जो नोक यानी लीड होती है वो इसी से बनी होती है। इसके अलावा और भी बात करें तो जो शुष्क स्नेहक होते हैं यानी ड्राई लुब्रिकेंट मशीनों में, वो क्योंकि ये चिकना होता है इसीलिए लुब्रिकेंट का भी काम करता है, इसीलिए शुष्क लुब्रिकेंट के रूप में यानी इसको पाउडर की फॉर्म में पीस कर शुष्क यानी ड्राई लुब्रिकेंट में इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ ही क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है तो विद्युत का सुचालक होने की वजह से इसका उपयोग शुष्क सेलों में या विद्युत अपघट्यों में इलेक्ट्रोड बनाने में भी करते हैं। साथ में बहुत सारी अभिक्रियाओं में इसे मंदक के रूप में भी काम में लेते हैं। मंदक का मतलब है अभिक्रियाओं की स्पीड को कम करने में भी इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा लोहे की वस्तुओं को पेंट वगैरह करने, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग फर्स्ट तो ये हो जाएगा पेंसिल की लीड बनाने में। पेंसिल की लीड बनाने में, देखो लीड उसे ही बोलते हैं, पेंसिल की जो नोक होती है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो पेंसिल की नोक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इसका कलर ग्रे होता है या कई बार डार्क होता है तो ब्लैक जैसा भी बोल देते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें, मशीनों में शुष्क स्नेहक यानी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, यानी इसका उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक यानी सूखा पाउडर की फॉर्म में दो मशीनों के पुर्जों के बीच डाल देते हैं, जिससे वो घिसना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें शुष्क सेलों कोमा विद्युत अपघट्यों में इलेक्ट्रोड बनाने में, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया था लोहे की वस्तुओं को पेंट करने में या पॉलिश करने में, तो लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मंदक का मतलब क्या होते हैं, अभिक्रिया की स्पीड को कम करने के लिए, मंदक के रूप में, यानी नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इनका उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें धातुओं को पिघलाने में क्रूसिबल के रूप में। ये हो गए इसके ग्रेफाइट के कुछ इंपॉर्टेंट यूज। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जो ग्रेफाइट है इसका यूज एक तो पेंसिल की लीड बनाने में,
जो तो आप बहुत शुरू से ही जानते भी होंगे शायद, और नहीं भी जानते हो तो याद रखना कि पेंसिल की जो लीड होती है यानी नोक होती है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। दूसरी बात करें मशीनों में शुष्क स्नेहक यानी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, यानी ये चिकना होता है, चिकना होने की वजह से ये लुब्रिकेंट का काम करता है, इसीलिए इसका मशीनों में ड्राई लुब्रिकेंट में इसका काम करते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, आपने भी पढ़ा भी था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग शुष्क सेलों और विद्युत अपघट्यों में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में। उसके बाद नेक्स्ट नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, यानी जो परमाणु भट्टियां होती है उनमें कई बार जो केमिकल परमाणु वगैरह की एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उनकी स्पीड को कम करने में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है। और लास्ट बात करें तो धातुओं को पिघलाने में क्रूसिबल के रूप में। तो ये हो गया आपका पूरा ग्रेफाइट। अब हम आगे पढ़ेंगे फुलरीन, आप इसे नोट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फुलरीन। तो देखो जो फुलरीन होता है वो भी कार्बन का एक तीसरा अपर रूप है जो नॉर्मली पृथ्वी पर बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है। जनरली ये चट्टानों, तारों ऐसी जगह पर पाया जाता है। और इसका जो मतलब जो मॉडल था यानी स्ट्रक्चर था वो बकमिंस्टर फुलेरी नामक साइंटिस्ट ने यानी वास्तुकार ने दिया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इसे फुलरीन नाम दिया गया। तो जो फुलरीन होता है इसकी जो संरचना होती है इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है, यानी किसी में 20 कार्बन, किसी में 60 कार्बन, किसी में 70, 80, 90 या इससे भी अधिक कार्बन हो सकते हैं। इसके जो कार्बन परमाणु होते हैं वो भी प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ 2 एकल और 1 डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर और इस तरह की एक फुटबॉल के जैसी यानी बंद गुंबद के जैसी संरचना बनाते हैं। तो ये जो फुलरीन होता है इसमें वैसे तो सभी जो 60 कार्बन वाले होते हैं, 80 कार्बन, 70 कार्बन, 90 कार्बन वाले सभी फुलरीन ही होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे स्थायी रूप माना गया है वो C60 यानी 60 कार्बन वाला माना गया है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो फुलरीन है इसकी खोज 1985 में H.W. क्रोटो, ई स्मेले और RF कर्ल नामक साइंटिस्ट ने रूस के अंदर की थी। मतलब रूस में इनकी खोज हुई थी, रूस की यूनिवर्सिटी के अंदर इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसको खोजा था। लेकिन इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया था यानी जो स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था वो अमेरिका के वास्तुकार बकमिस्टर फुलरीन या फुलेरी भी कहते थे। इनके नाम के मतलब इन्होंने खोजा था, इसीलिए इनके नाम के आधार पर इसका नाम फुलरीन रखा गया है। तो देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम 1985 में H.W. क्रोटो, ई स्मेले तथा RF कर्ल ने की थी। सेकेंड हम बात करें अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलेरीन के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट अब चले, इसकी खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। उसके बाद अपन आगे चले, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये तारों, अंतर तारिकीय धूल मतलब तारों के बीच में जो डस्ट वगैरह पाई जाती है उसमें, उसके अलावा पुरानी चट्टानों और उल्कापिंडों वाले जहाँ पर उल्कापिंड का प्रभाव रहता है उन एरियो में ये पाया जाता है। यानी जो फुलरीन होता है ये प्रकृति में ज़्यादा जगहों पर नहीं पाया जाता, ये केवल कुछ फिक्स एरिया होते हैं जिन्हीं पर पाया जाता है। तो इसकी जो खोज हुई थी वो भले ही रूस में इन साइंटिस्टों के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो अमेरिका के वास्तुकार बकमिंस्टर फुलेरी द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इसको फुलरीन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात हम करें तो जो फुलरीन होता है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ
एकल और डबल बॉन्ड से जुड़ता है। यानी दो कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड होता है और एक कोई सी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और ये सारे कार्बन आपस में मिलकर, जैसे 20 कार्बन हो सकते हैं, 60 कार्बन हो सकते हैं, 80 कार्बन हो सकते हैं, तो सारे कार्बन जुड़कर इस तरह से बंद फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो आप पहले इसे नोट करें, फिर अपन स्ट्रक्चर को बनाएंगे, देखेंगे। चलिए अब हम फुल रिंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो वही कि इसकी जो संरचना होती है वो आप देख रहे हैं डायग्राम में। इसकी जो संरचना है वो एक फुटबॉल के जैसी होती है। यानी इसमें सब कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर, यानी एकल बंध और द्विबंध के द्वारा जुड़कर आपस में एक फुटबॉल की जैसी संरचना बनाते हैं, जो कि एक बंद गोल गुंबद के समान होती है। साथ ही इसमें जितने भी कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से 1.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में जुड़े होते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो आपस में 1.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर जुड़े होते हैं। इसकी जो संरचना होती है, इसमें अलग अलग कार्बन हो सकते हैं, जैसे 20 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे स्थायी स्टेबल रूप होता है वो C60 यानी 60 कार्बन वाला होता है। इस फुल रिंग के अंदर पूरे 32 फलक होते हैं, जो पंचकोणीय या पंचभुज ये भी कह सकते हो, पंचकोणीय और षटकोणीय फॉर्म में जुड़े होते हैं। मतलब 5 भुजा और 6 भुजा वाले षटकोण और पंचकोण की फॉर्म में जुड़कर एक गोल बंद गुंबद की तरह संरचना का निर्माण करते हैं। और इसका जो प्रत्येक कार्बन होता है वो भी sp2 संकरित होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और sp2 संकरित होता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1, तो देखो पहला पॉइंट तो यही है कि इसके जितने भी कार्बन है वो एकल और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर और एक फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फुल रिंग की संरचना में, फुल रिंग की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ, 3 कार्बन परमाणुओं के साथ तो देखो कैसे जुड़ेगा। 2 तो होंगे सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, 2 सिंगल बॉन्ड और एक होगा डबल बॉन्ड यानी द्विबंध। यानी 3 में से 2 कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड होगा और कोई से भी एक कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन परमाणुओं के साथ 2 तो एकल बंध और एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़कर फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। देखिए आप, इसकी जो संरचना है, जैसे मान लो ये कार्बन परमाणु है, तो इसकी तीनों तरफ कोई से भी कार्बन परमाणु लो, 1 2 3, कोई से भी, इस पे देखो 1 2 3, इस पे देखो 1 2 3, मतलब सभी कार्बन के चारों तरफ 3 कार्बन परमाणु जुड़े होंगे और इनमें से 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और एक कोई से भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और ये सारे मिलकर एक फुटबॉल की जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? गोल। देखो गोल दिख रहा है, ये फुटबॉल गोल होती है, तो इसकी संरचना गोल बंद गुंबद की तरह होती है। गोल बंद गुंबद की तरह होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें
इसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, यानी इसमें भी p में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, यानी इसके सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इसके जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनके बीच की डिस्टेंस यानी जो बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच बंध लंबाई 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी इसके जितने भी कार्बन है वो एक दूसरे से 1.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो देखो इसकी जो संरचना होती है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ 2 तो सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक फुटबॉल की जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो गोल बंद गुंबद की तरह होती है, यानी एकदम बंद गोल सी संरचना होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद देखो इसकी जो संरचना होती है उसमें प्रत्येक कार्बन जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे के सारे sp2 संकरित होते हैं, जैसे कि अपन ने ग्रेफाइट में भी पढ़ा था कि sp2 संकरित होते हैं, लेकिन डायमंड में हमने पढ़ा था कि उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं, इसीलिए उसके सारे कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और एक कार्बन परमाणु अलग अलग 4 कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध से जुड़ा होता है, इसीलिए वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पदार्थ होता है, सबसे मजबूत पदार्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच जो बंध लंबाई होती है यानी कार्बन परमाणु के बीच की दूरी होती है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप इसे नोट करें और इसके स्ट्रक्चर के बारे में 1-2 पॉइंट्स और हैं उनको लिखेंगे, फिर हम आप इसको नोट कर लें फटाफट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जैसा कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें 20, 60, 70, 80 या इससे अबव भी कार्बन उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे स्थायी जो रूप होता है वो C60 यानी 60 कार्बन वाला होता है। तो इसकी संरचना में इसकी मतलब फुलरीन की संरचना में 20, 60, 70, 80, 90 या इससे अधिक कार्बन हो सकते हैं, मतलब 20 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं, यानी इनमें से कितने भी कार्बन से मिलकर ही बना हो सकता है। लेकिन जो C60 यानी 60 कार्बन वाला इसका रूप होता है वो सबसे स्थायी होता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे। फुलरीन का सबसे स्थायी रूप C60 फुलरीन होता है, C60 फुलरीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसकी जो संरचना होती है इसमें ये जितने भी फलक बने हुए, जैसे वो एक तो ये देखो आप 5 भुजा वाला जो दिख रहा है आपको, और ये बाकी देखो कुछ आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 डायमेंशन वाले भी दिख रहे हैं, यानी 5 और 6 दोनों डायमेंशन वाले फलक होते हैं इसके। तो इसमें ऑल ओवर टोटल मिला के 32 फलक होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसकी संरचना में, या इसमें लिख लो, इसमें कुल
32 यानी 32 फलक होते हैं, जिनमें से देखो 12 तो होते हैं षटकोणीय यानी 6 भुजा वाले, जिनमें 20 जिनमें से 20 षटकोणीय तथा 12 पंचकोणीय होते हैं। यानी इसकी संरचना में टोटल 32 फलक होते हैं, जिनमें से 20 तो होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय। देखो पंचकोणीय तो ये जो 5 भुजा वाले, देखो जिनमें कोण, देखो कोण 5 है तो भुजा भी 5 होगी, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है। अब इसके ऊपर जो बने हुए देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले। फिर इसके बाद वापस देखो 1 2 3 4 5 वाले, मतलब एक 5 और उसके बाद 6, फिर उसके बाद वापस 5। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके टोटल ऑल ओवर 12 तो पंचकोणीय और 20 जो होते हैं वो षटकोणीय फलक होते हैं, और इनसे मिलकर एक फुटबॉल की जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और कार्बन का जो कार्बन 60 का जो फुल रिंग बना होता है वो इसका सबसे स्थायी रूप होता है। चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग इसके गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसके गुणों की बात करते हैं। फर्स्ट देखो, सबसे पहली बात तो जो फुल रिंग होता है वो लोह चुंबकीय होता है। लोह चुंबकीय मतलब इसके अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ये चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे आपको पता होगा जो लोहा होता है वो चुंबक की तरफ यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी तरह से ये जो फुल रिंग होता है ये भी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए ये कैसा होता है, लोह चुंबकीय। तो इसका देखो फर्स्ट गुण यही हो जाएगा, फुल रिंग लोह चुंबकीय होता है। लोह चुंबकीय होता है, यानी जो फुल रिंग होता है वो लोहे की वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट होता है, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये लोह चुंबकीय होता है। दूसरी बात करें, ये जो फुल रिंग होता है ये चिकना होता है और नरम यानी सॉफ्ट होता है। तो सेकंड पॉइंट लिख देंगे, यह नरम व चिकना यानी आप ये भी कह सकते हो फिसलनदार, चिकना होता है। फुल रिंग नरम व चिकना होता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना वो क्रिस्टलीय रूप में होती है और भंगुर होती है। तो भंगुर का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज पर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने पर कुछ चीजें तो बिखर जाती है और कुछ चीजें चपटी हो जाती है। तो जो चीजें बिखर जाती है उस टाइप के नेचर को बोलते हैं भंगुर। तो इसका जो नेचर होता है ये एक तो क्रिस्टल होता है, यह क्रिस्टलीय व भंगुर होता है। क्रिस्टल जैसा तो इसका स्ट्रक्चर होता ही है, साथ में ये कैसे नेचर का होता है, भंगुर प्रकृति का होता है, यानी बल लगाने पर ये टूट के बिखर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो C60 होता है, C60 का तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये गर्म होकर C70 में चेंज हो जाएगा। तो C60 का ताप जैसे जैसे बढ़ता है या बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बढ़ता है यह C70 में परिवर्तित हो जाता है। तापमान बढ़ाने पर यानी C60 का टेम्परेचर बढ़ाने पर
धीरे धीरे गर्म होकर ये किस में बदल जाता है, C70 में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर ये इसके इंपॉर्टेंट सारे गुण हो गए। यानी जो फुलरीन होता है, सबसे पहली बात तो ये लोह चुंबकीय होता है, यानी इसके अंदर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने के गुण पाए जाते हैं। जैसे लोहे की वस्तुएं, कुछ मेटल्स आपने ऐसे देखी होंगी, जैसे निकल होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, ये भी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं क्योंकि ये चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो फुलरीन होता है ये भी लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, ये चुंबकीय चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरी हम बात करें, इसका जो नेचर है कैसा होता है, ये नरम होता है और साथ में चिकना होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, यह क्रिस्टलीय वो भंगुर होता है। देखो क्रिस्टल तो आपको पता है जो सॉलिड चीजें होती है जिनके क्रिस्टल दिखाई देते हैं वो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो क्रिस्टलीय होती है और ये भंगुर प्रकृति का होता है, यानी बल लगाने पर ये चपटा नहीं होता बल्कि टूट जाता है, बिखर जाता है। जैसे आपने देखा होगा नमक, अगर नमक को आप जोर से पत्थर से मारो तो वो चपटा नहीं होगा, वो बिखर जाता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलीय और भंगुर ही माने जाते हैं। उसके बाद C60 का जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, C70 में। यानी C60 का टेम्परेचर बढ़ाने पर, गर्म करने पर ये C70 में चेंज हो जाता है। चलिए नोट कर ले इसको। अब इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा है, इसके यूजेस, यानी फुलरीन का यूज कहाँ कहाँ होता है। चलिए अब चलते हैं फुलरीन के उपयोग की तरफ, यानी फुलरीन का उपयोग हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। तो देखो फुलरीन का फर्स्ट उपयोग की बात करें, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, यानी जो नेचुरल गैस होती है, आपको पता होगा कि प्रकृति के अंदर जब लाखों करोड़ों पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी में दब गए थे, वो धीरे धीरे सॉलिड, लिक्विड और गैस में चेंज हो गए, जिनमें से सॉलिड की फॉर्म में हम लोग कोयला निकालते हैं, लिक्विड की फॉर्म में पेट्रोलियम निकलता है और गैस की फॉर्म में नेचुरल गैसें निकलती है। तो वो जो नेचुरल गैसें जमीन से निकलती है वो शुद्ध नहीं होती, उन्हें शुद्ध करने के लिए फुलरीन का उपयोग किया जाता है क्योंकि शुद्ध होने के बाद ही वो हमारे लिए यूजफुल होती है। जैसे आपने पेट्रोलियम भी देखा होगा, सुना होगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सभी होते हैं। अब इन सारे कंपोनेंट्स को अलग करना पड़ता है, तो उनको अलग करने का भी वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। तो जैसे उनको अलग करते हैं बिल्कुल वैसे ही जो गैस निकलती है नेचुरल गैस, उसको शुद्ध किया जाता है जमीन से निकालने के बाद। तो उसकी शुद्धिकरण में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो जाएगा प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। सेकंड है आणविक बियरिंग बनाने में। सेकंड उपयोग इसका क्या होता है, आणविक बियरिंग बनाने में। थर्ड हम बात करें उत्प्रेरकों के रूप में। पहले अब ये समझिए उत्प्रेरक क्या होते हैं। देखो बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो आसानी से नहीं होती, या यूँ कह दो कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो बहुत जल्दी होती है। तो ऐसी अलग अलग अभिक्रियाएं जो स्लो स्पीड से चलानी होती है पर वो स्पीड से हो जाती है, और कुछ ऐसी भी हो सकती है जो स्पीड से चलानी हो पर स्लो चलती रहती है। तो ऐसी कुछ अभिक्रियाओं में कई बार अभिक्रियाओं की स्पीड को कम करने के लिए या कई बार अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, और उन्हीं एजेंट, उन्हीं पदार्थों को कहते हैं उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो खुद किसी भी केमिकल प्रोसेस में भाग नहीं लेते, लेकिन जिस प्रोसेस में इन्हें डाला जाता है ये उसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं। इन्हें कभी कभी कम करने के लिए भी डाला जा सकता है और कभी कभी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी डाला जा सकता है। तो जो फुलरीन होता है उसका उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें उच्च तापमान पर अतिचालकों में। अतिचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर इन्हें सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चले चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल एजेंट बनाने में। यानी एंटीवायरल आप जानते होंगे, वायरस के अकॉर्डिंग जो टेबलेट्स वगैरह बनती है एंटीवायरल, तो चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल के रूप में इनको यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट बात करें सौर कोशिकाओं की दक्षता यानी कैपेसिटी बढ़ाने में। तो ये हो गए आपके फुलरीन के यूज। एक बार हम और रिपीट करते हैं, फुलरीन का यूज प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में होता है। सेकेंड हम बात करें आणविक बेरिंग बनाने में करते हैं। नेक्स्ट उत्प्रेरकों के रूप में करते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद बात करें उच्च तापमान पर इनका उपयोग अतिचालकों में किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स में किया जाता है। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में फुलरिन का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल एजेंट के रूप में किया जाता है। और लास्ट हम बात करें सौर कोशिकाओं की दक्षता बढ़ाने में, तो ये हो गया आपका, ये आपका जो कार्बन का टॉपिक चल रहा था ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आपके कार्बन और केमिकल इक्वेशन वाला जो टॉपिक था उनकी लगभग 100+ क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज आने वाली है, तो आप उसको अटेंड जरूर करें और जितने भी क्वेश्चन हैं उनका खुद से आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनमें आपको ये पता चल जाएगा कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो आपको किस हद तक आपका तैयारी आपकी हो चुकी है और कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई तो उसके लिए हम लोग अलग से क्लास लेकर भी डिस्कस करेंगे, वरना आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देंगे। तो आप लोग ज़रूर एक बार क्लास हमारी अटेंड करें जो आने वाली है क्वेश्चन सीरीज की, और खुद से उसको सॉल्व करें। साथ साथ जब हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे तो आप खुद भी उसका आंसर साथ के साथ दें और खुद एग्जामाइन करें कि कितने क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें और हमारी क्लासेस को शेयर करते रहें, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी साइंस की क्लासेस रेगुलर अटेंड करें और अपने बेसिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकें। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।